चैप्टर 11 अंडरग्राउंड शार्प शूटर हुस्न की मल्लिका। वीर मेंशन से बाहर आया और देखा तो सिंघानिया मेंशन के गेट पर जय कार लेकर पहले से ही खड़ा था और साथ में मीत भी था। वीर कार के पीछे वाली सीट का डोर ओपन करके बैठ गया। जय ने कार आगे बढ़ा दी। जय ने व्यू मिरर के थ्रू वीर को देखा जो इस वक्त सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठा था और अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। जय ने कार चलाते हुए ही वीर से पूछ लिया, अंडरस्को वीर क्या बात है, तुमने हमें इतना अर्जेंट कॉल करके क्यों बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। और वीर को परेशानी भरी नजरों से देखने लगा। हाँ वीर, कोई जरूरी बात है क्या? तुमने अचानक ऐसे, मतलब सब ठीक तो है ना? मित ने भी जय की हाँ में हाँ मिलाते हुए वीर से पूछ लिया। वीर ने अपनी नज़र फोन से हटाकर सामने देखा तो मीत उसे ही देख रहा था और जय कार चलते हुए मिरर व्यू के थ्रू देख रहा था। दोनों के चेहरे पर बात जानने की क्यूरोसिटी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन दोनों को देखने के बाद वीर ने जय से सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, अंडरस्को तुम कार को अंडरग्राउंड में ले लो। अंडरग्राउंड सुनते ही जय ने एकदम से कार को ब्रेक लगा दी। एक चर्र की आवाज से कार एकदम से अपनी जगह पर रुक गई। मित और जय दोनों हैरान नजरों से वीर को देखने लगे, पर वीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे क्योंकि उसे पता था अंडरग्राउंड सुनते ही जय और मीत दोनों का यही रिएक्शन होगा। अब वीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी जिसे देखकर जय और मीत दो के चेहरे पर गंभीर भाव आ चुके थे क्योंकि वो दोनों अच्छे से जानते थे कि अंडरग्राउंड कौन सी जगह है और उसमें लाए गए इंसान के साथ क्या होता है। अंडरग्राउंड एक ऐसी जगह थी जहां से इंसान आता तो जिंदा है पर जाता है तो एक लाश बनकर। जय और मीत को समझने में देर नहीं लगी कि होना हो आज किसी की मौत निश्चित हो चुकी है। जय को लगा कि उसने अपनी अभी जो सुना हो उसका शायद कोई वहम होगा, इसलिए जय ने सुनिश्चित करने के लिए से एक बार फिर पूछा, अंडरस्को वीर तूने अभी अभी क्या कहा? वही जो तुमने सुना, कार अंडरग्राउंड में ले लो। क्यों, तूने कुछ गलत सुना है? वीर ने क्रिस्पी स्माइल लिए बोला। एक बार फिर वीर के मुंह से अंडरग्राउंड सुनते ही उन दोनों को अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही कि उन दोनों ने जो सुना वो सही सुना है। पर अंडरग्राउंड में क्यों? मित ने गंभीर रूप से कहा। वीर ने मीत से नजरें हटाकर जय से कहा, अंडरस्को जय तुम पहले कार को अंडरग्राउंड में ले लो, वहां जाकर सब पता चल जाएगा। वीर ने कहा और कार की सीट पर लीन होकर बैठ गया। जय ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कार आगे बढ़ा दी क्योंकि जय और मीत को अच्छे से पता था कि वीर उन दोनों को कुछ नहीं बताने वाला है। अगर उन दोनों को जानना ही है तो अंडरग्राउंड में जाना ही होगा। थोड़ी देर बाद जय की कार एक सुनसान इलाके में जाकर रुकी जहां दूर दूर तक घने जंगलों के अलावा कुछ नहीं था। वो तीनों कार से निकलकर अंडरग्राउंड में चले गए जो जमीन के नीचे बना था। अंदर जाते ही चारों तरफ वीर के बॉडीगार्ड अपने हाथों में गन लिए खड़े थे। जैसे जैसे वीर आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो सारे बॉडीगार्ड वीर को अपना सर झुकाए वीर को विश कर रहे हैं। फाइनली वीर वहां पहुंचा जहां वीर जाना चाहता था। वीर एक जेल जैसे कमरे के बाहर खड़ा था, उसके साथ मीत और जय भी। उस कमरे में एक आदमी को उल्टा लटकाया गया था। उस आदमी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। जगह जगह चाकू से काटने और मारने के घाव थे जो कि बहुत गहरे थे। कुछ घाव पुराने थे और कुछ नए जिसमें से अभी भी खून बह रहा था। वो दिखने में भयानक लग रहे थे। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उस आदमी को न जाने कितने दिनों से टॉर्चर किया गया था, वो भी बड़ी बेरहमी के साथ। वो आदमी बेजान लाश की तरह उल्टा लटका हुआ था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो चंद पलों का मेहमान है। उसे कोई आम इंसान देख लेते उसकी रूह कांप जाए। पर यह बात वीर, जय और मीत की थी। उन तीनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे उन तीनों को उस आदमी को ऐसी हालत में देखकर कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये उन तीनों का ये रोज का काम था। उस आदमी के सामने एक लड़का खड़ा था, वो वीर की ही उम्र का था। ये था जॉन, वीर का सिक्योरिटी हेड। वीर को देखते ही जॉन वीर के पास आया और वीर को ग्रीट करते हुए कहा, अंडरस्को बॉस अब इसका क्या करना है? ये कुछ पलों का मेहमान है, आप कहे तो। जॉन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। जॉन की बातें सुन वीर की भौहें तन गई थी। वीर ने बेहद धीमी मगर दहशत पैदा करने वाली आवाज में बोला, अंडरस्को जॉन तुम्हें पता है ना इस आदमी के साथ क्या करना है? यस बॉस, जॉन ने सर झुकाकर जवाब दिया। वीर आगे बोला, अंडरस्को तो मुझे दोबारा पूछने का क्या मतलब निकालूं जॉन? तुम्हें पता है ना मुझे एक ही सवाल दोबारा पूछा जाए हो बिल्कुल पसंद नहीं है और उसकी सजा क्या होती है ये तुम अच्छे से जानते हो ना। इस वक्त वीर वीर नहीं वीएस बन चुका था
और ये पहचान उसकी बातों से ही झलक रही थी, जिसे सुनकर जॉन की हवा टाइट हो चुकी थी। जॉन अपना थूक निगल कर डरते हुए बोला, सॉरी बॉस। आगे से ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वीएस किसी को दूसरा मौका नहीं देता है, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है, वीर ने बेहद ठंडी आवाज में कहा। जॉन ने सर झुकाकर हाँ में सर हिलाया और दूसरे गार्ड को इशारा किया। इशारा पाते ही 2 गार्ड वहां आए और उस आदमी को वहां से लेकर चले गए, और उसके पीछे जॉन भी। वीर वही कमरे में रखे सोफे पर बैठ गया, और उसके बगल में जय और मीत भी। वीर का चेहरा अभी भी सख्त था। तभी किसी आदमी की जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें निकलने लगी थी, जो बेहद भयानक और दर्दनाक थी। उसे सुनकर ही पता चल रहा था जैसे उस आदमी को किसी चीज से काटा जा रहा हो, को सुनने वालों को रूह तक कांप जाए। पर यह उस भयानक आवाज को सुनकर वीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी, और वो समय बीतने के साथ साथ और गहरी होती जा रही थी, और जय और मीत की हालत खराब होती जा रही थी। भले ही जय और मीत वीर के साथ शुरुआत से साथ में थे, पर हर बार वीर की सजा देने का तरीका सबसे अलग और भयानक होता था, जिसे देखकर जय और मीत की भी हालत खराब हो जाती थी। थोड़ी देर बाद उस आदमी की चीखने की आवाज आनी बंद हो गई थी, और एक पल में वहां सन्नाटा छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। जय ने हिम्मत करके वीर से पूछ लिया, वीर ये सब क्या है? और ये आदमी? जय ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और एक तक वीर को देखने लगा। वीर ने जय को देखा, जो अपने चेहरे पर कई सारे सवाल लिए वीर को देख रहा था। वीर हल्के से मुस्कुरा और सोफे से खड़ा हुआ और आंखों पर गॉगल चढ़ते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ बोला, मानिक राव के लिए सरप्राइज है जय। ये बोल वीर आगे बढ़ गया। वॉट? जय सदमे में जा चुका था, और साथ में मीत भी। जय ने एकदम से वीर से पूछ लिया, सरप्राइज? वो भी मानिक राव के लिए? पर कैसा सरप्राइज? मतलब वीर, तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम हमें बताएगा भी कि बात क्या है? जय अभी भी शॉक में था। थोड़ी देर बाद जय ने खुद को संभाल कर वीर के पीछे भाग, जो अंडरग्राउंड के बाहर की तरफ जा रहा था, उसके साथ मीत भी। पर दोनों अभी नासमझी से वीर को ही देख रहे थे। वीर ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और जय की तरफ देखते हुए स्मार्ट कर दिया और कहा, जय पहले कार में चलो, सब बता दूंगा। पर वीर, जय ने वीर से कुछ कहना चाहा। मैंने कहा ना, अगर जानना चाहते हो तो कार में चलो, वीर ने सख्त आवाज में बोला। जय और मीत ने हाँ में सर हिलाया और वीर के पीछे पीछे भागते हुए चले गए। थोड़ी देर बाद तीनों कार में थे। वीर ने अभी भी कुछ नहीं कहा था, वो एक्सप्रेशन लेस होकर बैठा था। जय ने कार चलते हुए कहा, वीर अब तो बताऊं कि आखिर बात क्या है, और अंदर जो आदमी था वो कौन था? जय ने फ्रेक्शन भरे लहजे में वीर से पूछ लिया, क्योंकि वीर अभी भी उन दोनों को कुछ नहीं बता रहा था, जिसे देखकर वीर को मजा आ रहा था। वीर ने जय को और परेशान करने के लिए एक कहा, नहीं, जिसे सुनकर जय ने खिसियाते हुए कहा, वीर इस बार तूने नहीं बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जिसे देखकर वीर जोर जोर से हंसने लगा। फिर एकदम से सीरियस एक्सप्रेशन लेकर बोला, उस मानिक राव ने डेड को मरने की धमकी दी थी। वॉट? जय ने एकदम से कार रोक दी और मुड़कर वीर को देखा, उसके साथ मीत ने भी। इस वक्त दोनों के चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन थे। वीर ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ जय, मानिक राव ने डेड को मरने के लिए शार्प शूटर को हायर किया था। पर यह बात तुम्हें कैसे पता चली? जय ने गंभीरता से पूछा। वीर आगे बोला, मॉम ने बताया। आंटी ने? हाँ जय, ये बोल वीर ने वो सारी बात बता दी जो 1 हफ्ते पहले ममता जी ने वीर से कहा था। फ्लैशबैक, करीब 1 हफ्ते पहले, स्टडी रूम। मॉम, क्या बात है? आपने मुझे यहाँ ऐसे अर्जेंट कॉल करके बुलाया है? क्या कोई जरूरी काम है, या भी कोई ऐसी बात? वीर ने सीरियस टर्न में पूछा। ममता जी ने वीर की तरफ देखा और उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। इशारा पाते ही वीर सोफे पर बैठ जाता है। ममता जी ने एक सरसरी निगाह वीर पर डाली और एक गहरी सांसें लेकर बोली, वीएस कल बोर्ड ऑफ मेंबर की मीटिंग होने वाली है हमारे सिंघानिया इंडस्ट्री में, और तुम तो जानते हो तुम्हारे डैड इस मेंबर के हेड है। हाँ जानता हूँ मॉम, तो वीर ने ममता जी से पूछा। पर इस बार इस बोर्ड ऑफ मेंबर का हेड मानिक राव बनना चाहता है। उसने तुम्हारे पापा को धमकी दी है, अगर तुम्हारे पापा ने इस पोजीशन से रिजाइन नहीं किया तो वो तुम्हारे डैड को जान से मार देंगे। वॉट? इस मानिक राव को तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
इसकी इतनी हिम्मत कि उसने वीएस के डेड यानी कि मीतेश सिंघानिया को मरने की धमकी दे। वीर ये बात गुस्से में कही थी, फिर कुछ सोचकर वापस बोला, अंडस्को मॉम डैड ने मानिक राव को क्या जवाब दिया है? तुम्हारे डैड ने सीधे सीधे मानिक राव के मुंह पर मना कर दिया है कि वो इस पोजीशन से रिजाइन नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हारे डैड को मरने के लिए मानिक राव ने एक शार्प शूटर को हायर किया है और वो कल मुंबई आ रहा है और तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। ममता जी ने वीर से सख्त आवाज में कहा, जिसे सुन वीर बोला, अंडस्को यस मॉम मुझे पता है मुझे क्या करना है, बस मॉम आप एक काम कीजिए, डैड को किसी भी तरह समझाकर ये मीटिंग एक हफ्ते बाद रखने के लिए कहिए, बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, वीर ने ममता जी को आश्वासन देते हुए कहा। जिसे सुनकर ममता जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोली, अंडस्को मुझे तुमसे यही उम्मीद थी वीएस। इतना कह के ममता जी कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद वीर ने जॉन को कॉल किया और सब बात उसे बता दी। फ्लैशबैक एंड पूरी बात सुनने के बाद जय और मीत दोनों का खून खोल उठा। जय गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को इस मानिक राव को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, इसके पर कतरने होंगे हमें वीर। वीर ने जवाब दिया। तो जय फिर कुछ सोचकर बोला, अंडस्को वीर क्या ये वही शार्प शूटर है जिसने अंकल को? जय ने बात अधूरी छोड़ दी, जिसे समझकर वीर ने हाँ में सर हिला दिया। अब आगे इस बारे में नहीं वीर ने कुछ कहा और नहीं जय और मीत ने। कार में एक बार फिर शांति छा गई। थोड़ी देर बाद उस शांति को भाग करते हुए मीत बोला, अंडस्को वीर तुमने जिस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था वो हमने कर दिया है। वीर ये उस लड़की की फाइल है जो मानिक राव ढूंढ रहा है। ये बोल मीत ने एक फाइल वीर की तरफ बढ़ा दी। वीर ने उस फाइल को खोला तो फ्रंट पेज पर एक लड़की की फोटो थी, वही फोटो जो मानिक राव के कमरे में थी। मित आगे बोला, अंडस्को वीर इसका नाम धड़कन त्रिपाठी है, ये मानिक राव के दलाल गनी की बेटी है। गनी ने मानिक को अपनी बेटी 10 साल पहले 1 लाख ने बेचा था और मानिक ने भी उसे लड़कियों की तस्करी के लिए खरीदा था, पर इस लड़की की फोटो देखने के बाद मानिक का दिल इस लड़की पर फिसल गया। अब वो इस लड़की से शादी करना चाहता है, पर अफसोस ये लड़की उसे आज तक नहीं मिली। नहीं मिली का क्या मतलब है? मित वीर से सर्द आवाज में पूछा। सिर अपनी कॉन्फ्यूज भरी नजरों से मीत को देखने लगा। मतलब ये वीर की जब मानिक राव के आदमी इस लड़की को लेने उसके घर पहुंचे थे तब किसी भी तरह गनी की बीवी मानिक के आदमियों से बचाकर इस लड़की के साथ वहां से भाग निकली थी। अब वो कहाँ है, किस हालत में है, जिंदा है या मर गए हैं किसी को नहीं पता है और मानिक राव उसे पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है, पर अभी तक नाकामयाब रहा है। इस बार जय ने जवाब दिया और वीर को देखा जो बड़ी शिद्दत के उस लड़की की फोटो को देख रहा था, जिसे देख मीत और जय दोनों के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। जय कुछ सोचकर बोला, अंडस्को वैसे वीर एक बात कहूं? वीर ने उस लड़की की फोटो देखते हुए ही हूं मैं जवाब दिया। तो जय आगे बोला, अंडस्को ये लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत है, इस लड़की की नीली आंखें देखी है, एकदम समुद्र की तरह गहरी है, जिसे एक बार देख ले तो खुद को घायल होने रोक ना पाए। ये सुनते ही वीर ने उस लड़की की आंखों में गौर से देखने लगा। ऐसा होते ही वीर के दिल में हलचल पैदा होने लगी। जय आगे बोला, अंडस्को कुछ भी कहो ये लड़की बचपन में इतनी खूबसूरत लगती थी, तो अब तो ये लड़की बाला की खूबसूरत लगती होगी। हुस्न की मल्लिका, ये लड़की जिस लड़के के नसीब में होगी उसके तो बहुत सारे दुश्मन होने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। और वो क्यों? मित ने जय से पूछ लिया। वो इसलिए मीत की ये लड़की दिखती ही हुस्न की परी होगी तो हर कोई इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई आदमी हो या औरत, सबका ध्यान इसी लड़की की ओर रहेगा ना। उस हिसाब से इस लड़की की इज्जत पर और जान पर भी खतरा बढ़ जाएगा। जय की बात सुन मीत ने कहा, अंडस्को जय बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत है। क्या कहते हो वीर? सडनली मित के ऐसे पूछने पर वीर जो उस लड़की की फोटो देखने व्यस्त था वो एकदम से हड़बड़ा गया और बोला, अंडस्को हाँ मीत तुमने क्या कहा? वीर की इस हरकत पर जय और मीत मुंह दबाकर हंसने लगे तो वीर उन दोनों को बुरी तरह घूरने लगा, जिसे देख जय और मीत दोनों चुप हो गए। फिर भी मित हंसकर बोला, अंडस्को वीर तुम पक्का नहीं सुना मैंने क्या कहा? वीर ने इस बार भी घूर कर मीत को देखा तो मीत आगे बोला, अंडस्को यार ऐसे मत घूरो, मैंने ऐसे ही कहा। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं ये कह रहा था कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है।
खूबसूरत होगी पर वीर के लिए वो लड़की भी एक आम लड़की है, जैसे मेरे लिए बाकी लड़कियां हैं। उसकी खूबसूरती मुझ पर इफेक्ट नहीं कर सकती है मीत, तो तुम भूल जाओ कि ये लड़की मुझ पर असर कर सकती है, वीर ने सख्ती से कहा और फाइल बंद करके कार की सीट पर फेंक दिया और अपनी आंखें बंद करके कार की सीट से अपना सर टिकते हुए कहा, अंडस्को जय, कार को सिंघानिया इंडस्ट्री में ले लो। आज 11 बजे मीटिंग है और डेव चाहते हैं कि मैं भी उस मीटिंग में शामिल रहूं। ठीक है, इतना बोल जय ने कार को सिंघानिया इंडस्ट्री की तरफ मोड़ दी। थोड़ी देर बाद जय की कार एक बड़ी की इमारत के सामने आकर रुकी। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अंडस्को सिंघानिया इंडस्ट्री। वीर कार से बाहर आया और आंखों पर ब्लैक गॉगल चढ़ते हुए अंदर चला गया। चैप्टर 12 गॉड गिफ्ट, जान से मार दूंगा। सिंघानिया इंडस्ट्री। वीर लिफ्ट से होते हुए सीधा उस हॉल में चला गया जहां मीटिंग रखी गई थी। वीर ने हॉल का दरवाजा खोला और अंदर चला गया, जहां उस हॉल में लगे टेबल की हेड चेयर पर मितेश जी बैठे हुए थे और कुछ काम कर रहे थे। वीर अपने डेड को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसके पास चला गया। मितेश जी की बगल वाली चेयर खाली थी तो उस पर बैठ गया। मितेश जी ने वीर को एक नज़र देखा और फिर से अपना काम करने लगा। वीर को पाने डेड के इस बिहेवियर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो शुरुआत से जानता था कि उसके डेड उसके साथ ऐसा ही बिहेवियर करता था और वो क्यों करता था ये भी वीर को अच्छे से पता था। वीर ने एक नज़र अपने डेड को देखा और अपने फ़ोन में बिजी हो गया। मीटिंग 11 बजे शुरू होने वाली थी और अभी 11 बजने में टाइम था, इसलिए हॉल में इक्के दुक्के बिजनेसमैन ही बैठे थे और बाकी के बिजनेसमैन धीरे धीरे हॉल्यूम आने शुरू हो चुके थे। ऐसे करते करते लगभग सभी बिजनेसमैन हॉल में आ चुके थे। अब मीटिंग शुरू होने में बस कुछ ही वक्त बचा था। अभी सिर्फ इस मीटिंग में 2 लोग आने बाकी थे और वो थे कार्तिक ठाकुर और मानिक राव। थोड़ी ही देर में हॉल का दरवाजा खुला और कार्तिक अंदर आए। अंदर आते ही कार्तिक सीधा मितेश जी के पास चला गया। कार्तिक ने पहले मितेश जी के साथ मिलाकर उसे विश किया, फिर वीर को गले लगाकर। बाद में कार्तिक वीर की बगल में ही बैठ गया। मितेश जी ने एक नज़र पूरे हॉल के रखी चेयर पर डाली तो सभी बिजनेसमैन अब तक आ चुके थे, एक को छोड़कर, और वो था मानिक राव। मितेश जी ने अपने हाथ में पहनी वॉच को देखा तो मीटिंग का टाइम हो चुका था, इसलिए मितेश जी अपनी हेड चेयर से खड़े हुए और जैसे ही कुछ कहने को हुआ कि तभी एक बार फिर एक धड़ाम की आवाज़ से मीटिंग का दरवाज़ा खुला। उस आवाज़ को सुनकर सभी का ध्यान हॉल के दरवाजे पर चला गया, जहां मानिक राव अपने असिस्टेंट गनी के साथ अंदर ही आ रहा था। मानिक ने अभी तक मितेश जी और वीर को नहीं देखा था, क्योंकि हेड चेयर दरवाजे की तरफ थी, इसलिए हॉल में आता हुआ कोई भी शख्स उस चेयर पर बैठने वाले शख्स को आसानी से नहीं देख सकता था। मानिक अपने चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन लिए अंदर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत खुश नजर आ रहा हो। वो चलकर हॉल में रखे हेड चेयर के पास आया और जैसे ही वहां मितेश जी को देखा, उसकी वो चेहरे की खुशी एक पल में गायब हो गए और उसकी जगह गुस्से ने ले ली। मानिक ने एक नज़र मितेश को देख और फिर वीर को देखा और अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर वहां से चला गया और जाकर अपनी जगह पर बैठ गया, जो अभी भी खाली थी। टाइम हो चुका था, इसलिए मितेश जी ने मीटिंग शुरू की। उस दरमियान मानिक राव की नज़र वीर पर बनी थी, जो एक तक उसे ही देख रहा था, पर वीर का देखने का नजरिया कुछ अलग था, जो मानिक राव समझ नहीं पाया था। मानिक राव ने वीर को देखते हुए ही गनी से कुछ कहा तो गनी ने तुरंत अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया, पर शायद सामने से कोई जवाब न मिलने पर गनी के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ गए। वो तुरंत झुककर मानिक राव के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर मानिक राव के चेहरे पर हैरानी वाले भाव आ गए। मानिक ने तुरंत अपनी नज़र उठाकर वीर को देखा, जो अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए उसे ही देख रहा था, जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। मानिक राव को समझने में देर नहीं लगी, हो ना हो जरूर वीर ने कुछ न कुछ किया होगा, जिसे देखकर मानिक राव ने अपने हाथ को की मीठी भींच ली और मीटिंग को बीच में छोड़कर ही हॉल से बाहर निकल गया और उसके पीछे गनी भी। हॉल के बाहर आते ही मानिक राव का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। मानिक ने गुस्से में गनी का कॉलर पकड़ लिया और अपने दांत पिसते हुए बोला, अंडस्को गनी, मैंने तुमसे एक काम सौंपा था, उस मितेश सिंघानिया को खत्म करने का, तो वो आज इस मीटिंग हॉल में कहाँ से आया? मानिक राव की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर गनी थर-थर कांपने लगा। वो डरते हुए बोला, अंडस्को बॉस, मुझे नहीं पता है, मैंने तो शार्प शूटर को सब कुछ बता दिया था और साथ में मितेश सिंघानिया की फ़ोटो भी भेजी थी,
पर पता नहीं वो कहाँ चला गया है। कब से उसको कॉल कर रहा हूँ पर उठा ही नहीं रहा है। उद्धरण चिन्ह। और उठाएगा भी नहीं। गनी। गनी की बात बीच में ही काटते हुए उन दोनों के कान में एक मर्दाना आवाज गूंज उठी, जिसे सुनकर गनी और मानिक राव दोनों ने अपना सर घुमा कर देखा तो वीर अपने आंखों पर गॉगल चढ़ते हुए बड़े स्टाइल के साथ उन दोनों के पास ही आ रहा था, जिसे देखकर मानिक राव ने एक झटके से गनी को छोड़ देता है। गनी खुद को संभाल नहीं पाया और सीधा नीचे गिर गया। वीर मानिक राव के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों को जेब में डालकर बैड एटीट्यूड के साथ बोला, मानिक राव, तुम्हें क्या लगा था मेरे डैड को मौत की धमकी देकर इस पोजीशन से रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दोगे? नहीं मानिक राव, तुम ये कैसे भूल गए कि मितेश सिंघानिया एक पावरफुल बिजनेसमैन है। उसे आए दिन ऐसी छोटी मोटी धमकी मिलती रहती है और तुम्हारे जैसे तुच्छ बिजनेसमैन की धमकी से तो उसके कान में चू तक नहीं रखती है, तो रिजाइन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये कहते ही वीर के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन लाए थे, जिसे देखकर मानिक राव का चेहरा गुस्से में और लाला हो गया। वीर आगे बोला, और रही बात मेरे डैड को मरने की, तो तुम ये कैसे भूल गए कि मितेश सिंघानिया का एक बेटा भी है जो उसकी ढाल बनकर खड़ा है, जो तुझ जैसे लड़कियों के शरीर की तस्करी करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। वीर सिंघानिया, मानिक चिल्लाते हुए बोला। आवाज नीचे। मानिक राव, जो लड़कियों के शरीर बेचकर पैसा कमाता हो उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, उसे ये दुनिया सिर्फ दलाल कहती है और ऐसे दलाल को ऊंची आवाज में बातें करना शोभा नहीं देता है, तो आइंदा से ये बात याद रखना, वीर से सर्द आवाज में कहा। मानिक राव वीर की तरफ बढ़ा और जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला कि तभी पीछे से एक और आवाज आए, तुमने बिल्कुल सही कहा वीर। मानिक राव जैसे लोग जो जबरदस्ती लड़कियों के शरीर का सौदा करके उसे बेचता है उसे दलाल ही कहते हैं, कोई साधु संत नहीं। वीर और मानिक ने दोनों पीछे मुड़कर देखा तो कार्तिक चलकर उन दोनों के पास ही आ रहा था, जिसे देखकर वीर के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान तैर गई। पर मानिक ने गुस्से में कार्तिक को देखा, फिर वीर को देखकर अपने दांत पिसते हुए बोला, मुझे दलाल कहते हो? हाँ, मुझे। मैं लड़कियों को बेचता हूँ। तू कौन सा दूध का गुला है? तुम भी तो उन लड़कियों के साथ खेलते हो। ये मत भूलो वीर सिंघानिया, ये पूरा मुंबई तुम्हें प्ले बॉय के नाम से जानता है, जो ना जाने कितनी लड़कियों से साथ अपनी रातें रंगीन कर चुका है। वो मुझे लड़कियों के बारे में भाषण दे रहा है, ये तो कमाल ही हो गया। ये बोलकर मानिक जोर जोर से हंसने लगा, पर वीर का चेहरा एकदम शांत था, जैसे मानिक राव की बातों से उसे कोई फर्क ना पड़ा हो, जिसे देखकर मानिक का खून खौल उठा। फिर अचानक कुछ सोचकर कार्तिक की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर मानिक के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो और बोला, तुम मिस्टर कार्तिक ठाकुर, सुना है तुम्हारी बहन हुस्न की मल्लिका है और उसे तुम दुनिया से छुपा कर रखते हो। आज तक उसे रियल फेस के साथ तुम्हारी फैमिली के सिवा किसी ने नहीं देखा है। तो मैं क्या कह रहा था कि उसे इस वीर सिंघानिया से बचा कर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारा ये दोस्त कहीं तुम्हारी बहन को भी अपने बिस्तर पर। मानिक राव, खबरदार, जो तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम लिया तो वरना जान से मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मानिक की बात बीच में ही कटते हुए कार्तिक गुस्से में दहाड़ा और एकदम से झपट कर मानिक राव का गला पकड़ लिया और उसे पीछे धकेलते हुए वॉल से लगा दिया। इस वक्त कार्तिक की आंखें आग उगल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी फट जाएगी। बढ़ते समय के साथ साथ कार्तिक की पकड़ मानिक के गले और कश्ती जा रही और यहाँ मानिक की सांसें छूटने लगी थी और चेहरा एकदम लाल हो चुका था, फिर भी उसके चेहरे पर मक्कारी भरी स्माइल थी। कार्तिक ने एकदम मानिक को छोड़ दिया। कार्तिक के छोड़ते ही मानिक खांसते हुए जमीन पर बैठ गया और यह कार्तिक अभी भी अपनी लाल आंखों से मानिक को घूर रहा था। थोड़ी देर बाद मानिक खड़ा हुआ और अपने शर्ट का कॉलर सही करते हुए बोला, इतनी पॉजिटिवनेस लगता है, मैंने जो सुना वो एकदम सही सुना है, तब तो एक बार उसे मिलना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए मानिक राव के चेहरे पर मक्कारी भरी स्माइल आ गई। कार्तिक एक बार फिर मानिक के ऊपर गुस्से में झपटा, पर वीर ने उसे पकड़कर रोक लिया। तो कार्तिक ने वीर को देखा, पर वीर ने अपना सर न में हिलाकर कार्तिक को मना कर दिया। वीर ने मानिक राव की तरफ देखा और अपने होठों पर क्रिस्पी स्माइल लिए बोला, वैसे मानिक राव, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही मिल जाएगा, तो देर किस बात की जाए और जाकर अपना सरप्राइज देखो। अगर पसंद आया तो मुझे जरूर बताना, मैं फिर से तुम्हें ऐसा ही सरप्राइज दूंगा। ये कहते ही वीर ने अपनी आंखें विंक कर दी
जिसे देखते ही मानिक राव की भौहें आपस तन गई और चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ गए। मानिक राव ने वीर को सिक्की नजरों से देखते हुए वहां से बाहर निकल गया, पर वीर के चेहरे पर मुस्कान अभी भी बरकरार थी। मानिक राव के जाते ही कार्तिक ने वीर से अपनी सर्द आवाज में कहा, अंडस्को, वीर तूने मुझे मना क्यों किया? अगर तुम आज हमारे बीच नहीं आता तो मैं इस मानक राव को जान से मार देता। तुमने सुना नहीं उसने मेरी बहन के बारे में क्या अनाप शनाप बका था? कार्तिक गुस्से में वीर को घूर रहा था, जिसे देखकर वीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अंडस्को, यार कार्तिक तू शांत हो जा। तुम्हें पता है ना मानक राव कैसा इंसान है, फिर भी तू उसके साथ, और वैसे भी मैं तुम्हारी बहन के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला समझे। आई एम श्योर तुम्हारी बहन कितनी भी खूबसूरत हो पर वो इस वीर सिंघानिया को डिजर्व नहीं करती होगी। गलत वीर, इस बार तू गलत है, कार्तिक वीर की बात को बीच में ही करते हुए बोला। तो वीर शांत होकर कार्तिक को देखने लगा। कार्तिक आगे बोला, अंडस्को, आई एम सॉरी वीर, तुम्हें बुरा लगा हो पर यही सच है कि तुम मेरी बहन को डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि मेरी बहन लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। भगवान ने इसे खूबसूरती के साथ साथ खूबसूरत दिल और कूट कूट कर उसके अंदर अच्छाई भी भर कर दी है, जो मैं तुम जैसे लड़के के साथ तो कभी नहीं दूंगा। ये कहते वक्त कार्तिक के चेहरे पर अपनी बहन को लेकर घमंड साफ साफ झलक रहा था, जिसे देखकर वीर के मन में कार्तिक की बहन के बारे में जानने की क्यूरोसिटी बढ़ गई। वो वैसे ही बोला, अंडस्को, और अगर तुम्हारी बहन को मुझसे प्यार हो गया और मुझे भी तो, जो ये इस जन्म में तो कभी नहीं होने वाला, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि अगर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया तो तुम क्या करोगे? वीर ने कैजुअली पूछ लिया, पर कार्तिक के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ चुके थे, जैसे वीर की ये बात कार्तिक को पसंद नहीं आए हो। कार्तिक अपनी सर्द आवाज में बोला, अंडस्को, तब भी मैं अपनी बहन की शादी तुमसे तो बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम मेरी बहन के साथ भी वैसा ही करेंगे जैसा दूसरी लड़कियों के साथ करता है, उसके साथ खेलकर उसे छोड़ दोगे। इसलिए मैं मेरी बहन को तुमसे दूर ही रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन से कभी ना मिलो, एटलीस्ट मेरी बहन की शादी हो जाने तक तो बिल्कुल नहीं। ये कहते ही कार्तिक चुप हो गया। वीर ने ध्यान से कार्तिक के चेहरे को देखा, जो अपनी बहन के लिए पॉजिटिवनेस साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर वीर के चेहरे पर क्रपी स्माइल आ गई। वो हंसते हुए बोला, अंडस्को, ओह इतनी पॉजिटिवनेस, तब तो जरूर तुम्हारी बहन में कुछ खास बात होगा। जिसे सुनकर कार्तिक मुस्कुरा दिया और बोला, अंडस्को, खास बात नहीं वीर, वो खुद भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्ट है, जो तू कभी नहीं समझेगा। वीर आगे बोला, अंडस्को, ठीक है मैं तुम्हारी बहन से नहीं मिलूंगा, पर कभी किस्मत ने हमें मिला दिया तो, और मैं तुम्हारी बहन को पागलों की तरह चाहने लगा तो तुम क्या करोगे? जान से मार दूंगा, कार्तिक बेहद ठंडी आवाज में बोल पड़ा। पर किसे? वीर ने सवाल किया। तुम्हें वीर, किसी भी हालत में मैं अपनी बहन को तुम जैसे प्लेबॉय के साथ तो नहीं रहने दे सकता हूँ ना। भले ही कुछ दिन वो रोएगी पर बाद में वो खुद को संभाल लेगी, पर तुम्हारे साथ उसे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कार्तिक ने थोड़ा गुस्से में आकर बोला, जिसे सुनकर वीर को इतना तो पता चल गया था कि कार्तिक उसकी बहन को किस हद तक प्यार करता है। वीर के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। वीर ने कार्तिक का मूड ठीक करने के लिए शालीनता से कहा, अंडस्को, अच्छा ये सब छोड़ो, क्योंकि मुझे ना ही तुम्हारी बहन में इंटरेस्ट है और ना ही किसी दूसरी लड़कियों में, तो अब ये गुस्सा छोड़ दो, चल कहीं चलते हैं। वैसे भी तू आज शाम वापस चला जाएगा और पता नहीं कब वापस आएंगे, तो थोड़ी देर हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। वीर ने कार्तिक की गर्दन में हाथ डालकर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। तभी कार्तिक को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कार्तिक वहीं रुक गया। कार्तिक ने तुरंत मुड़कर पीछे देखा पर वहां कोई नहीं था। तो वीर ने पूछ लिया, अंडस्को, कार्तिक तुम पीछे मुड़कर कहाँ देख रहे हो? कोई है क्या? कार्तिक ने अपना सरना में हिला दिया। वीर ने हॉल के बाहर चारों तरफ देखा पर वीर को कोई नहीं दिखा। कार्तिक कुछ सोचकर वीर को देख बोला, अंडस्को, वीर तुम मेरा गाड़ी में इंतजार करो, मैं अभी आया। ये बोल कार्तिक वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और वीर ने अपने दोनों कंधे उचकाकर सीटी बजाते हुए बाहर की तरफ निकल गया।